जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा 8वें वेतन आयोग के फाइनल ड्राफ्ट की। जी हां दोस्तों, फाइनल ड्राफ्ट जमा कर दिया गया है जेसीएम ने 8th पे कमीशन को, जिसमें फिटनेस फैक्टर की मांग करी है 3.83, फैमिली यूनिट की मांग करी है 5, साथ ही साथ जो एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है साल का 3%, उसे बढ़ाकर 6% किया जाए। साथ ही साथ हाउस रेंट अलाउंस को भी बढ़ाने की मांग करी है। तो दोस्तों फाइनल प्रपोजल 8 सीपीसी का ड्राफ्ट फाइनल जेसीएम ने शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8th पे कमीशन को भेज दिया है। इसी पर दोस्तों मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लिखा हुआ है हो गई मीटिंग, 8वें वेतन आयोग पर हो गया फिटमेंट फैक्टर फाइनल 3.83। जी हां दोस्तों, एनसीजेसीएम ने अपना फिटमेंट फैक्टर फाइनल कर दिया और कह दिया कि हमें 3.83 फिटमेंट फैक्टर चाहिए। साथ ही साथ डीए मर्ज करा जाए, पे लेवल मर्ज करा जाए, पेंशन पे 69,000 से स्टार्ट करी जाए पे मैट्रिक्स में 8 सीपीसी की, फैमिली यूनिट को 5 किया जाए। जी हां दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर एनसीजेसीएम की तरफ से कि एक फाइनल प्रपोजल भेजा जा चुका है 8th पे कमीशन को। तो दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक सबसे बड़ी डिमांड है फिटमेंट फैक्टर की, तो फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा दिया गया है शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। इससे पहले शिव गोपाल मिश्रा जी मांग रहे थे 2.86, फिर इन्हीं का एक फेडरेशन है वो डिमांड कर रहा था 3.25 की, लेकिन अब फाइनली शिव गोपाल मिश्रा जी ने फिटमेंट फैक्टर पे मोहर लगा दी है कि हमें चाहिए तो सिर्फ 3.83। अब दोस्तों क्या 3.83 फिटमेंट फैक्टर सरकार आपको दे देगी या फिर पे कमीशन आपको दे देगा? ये सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा कि किस तरीके से इन्होंने डिमांड करी है पे बढ़ाने की, फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की, साथ ही साथ मिनिमम पे और फैमिली यूनिट बढ़ाने की। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। फिर दोस्तों बात करेंगे शिव गोपाल मिश्रा जी के एक मैसेज का जो आपके लिए शेयर करा है शिव गोपाल मिश्रा जी ने। सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 37%, और कितनों ने किया है? 62%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो पेंशनर, फैमिली पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने। साथ ही साथ इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि आपको बेहतरीन सटीक जानकारियां मिल सके। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं 8th पे कमीशन पर प्रपोजल भेजा गया शिव गोपाल मिश्रा जी के द्वारा। जी हां दोस्तों, जेसीएम के द्वारा एक मीटिंग हुई थी 13 अप्रैल 2026 को, जिसके तहत ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक पूरा प्रपोजल बनाया 8 सीपीसी पर और वो भेजा 8th पे कमीशन को। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, जेसीएम स्टाफ साइड ऑफ नेशनल काउंसिल फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेमोरेंडम सबमिटेड टू 8th पे कमीशन। जी हां दोस्तों, डायरेक्ट 8th पे कमीशन को यह प्रपोजल भेज दिया गया है। अब दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि शिव गोपाल मिश्रा जी ने आपके लिए क्या मैसेज छोड़ा है, क्या मैसेज उन्होंने लिखा है। पहले हम इनके मैसेज को समझेंगे, फिर मेमोरेंडम क्या बनाया है इसकी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। सबसे पहले दोस्तों शिव गोपाल मिश्रा जी ने मैसेज किया है, कॉमरेड्स, 8वें वेतन आयोग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहा हूं। यह शिव गोपाल मिश्रा जी का मैसेज है। नेशनल काउंसिल जेसीएम के सेक्रेटरी के रूप में हमारी ओर से 8वें वेतन आयोग को तय सीमा से काफी पहले आज मेमोरेंडम भेज दिया। जी हां दोस्तों, फाइनली ड्राफ्ट भेज दिया है शिव गोपाल मिश्रा जी ने 8 सीपीसी पर। बढ़ती महंगाई और जीवन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम मांगे रखी गई हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर 3.83 प्रस्तावित किया गया है। जी हां दोस्तों, 3.83
फिटमेंट फैक्टर प्रस्ताव रखा है कि इतना मिलना चाहिए आजकल की महंगाई को देखते हुए या फिर आवश्यकताओं को देखते हुए। इसी के आधार पर न्यूनतम वेतन 18,000 के बजाय 69,000 दिया जाए 8 सीपीसी में। 7 सीपीसी की मिनिमम पे थी 18,000, तो अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 दिया जाता है तो 18,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी पे आपकी 69,000। तो इसी का प्रपोजल रखा है। इसके साथ ही फैमिली यूनिट को 5 करने की मांग की गई है। इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में पुरुष और महिला की यूनिट वैल्यू में असमानता को समाप्त करते हुए दोनों को समान रूप से एक एक यूनिट देने का प्रस्ताव रखा है। जी हां दोस्तों, फैमिली यूनिट में चेंज करने की मांग करी है, यानी फैमिली यूनिट यहां पे मांगी है 5 और इसमें बदलाव करने के लिए कहा है, जैसे कि पुरुष और महिला की यूनिट वैल्यू में असमानता को समाप्त करते हुए दोनों को समान रूप से एक एक यूनिट देने का प्रस्ताव रखा है। जी हां दोस्तों, जो पुरुष है महिला है उनके लिए एक एक यूनिट काउंट करी जाए, जो असमानता है यूनिट में उसको खत्म किया जाए। साथ ही माता पिता को भी फैमिली यूनिट में शामिल करने की मांग करी है। जी हां दोस्तों, यह डिमांड तो पहले से ही चल रही थी कि माता पिता को भी इंक्लूड किया जाए फैमिली यूनिट में। फिर सालाना वेतन वृद्धि के लिए 6% की मांग रखी है। जी हां दोस्तों, जो एनुअल इंक्रीमेंट आपको दिया जाता है साल का 3%, तो उसकी जगह 6% एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाए। अधिकतम कर्मचारियों को अधिक लाभ पहुंचाने के मकसद से पे स्केल में संरचनात्मक बदलाव का सुझाव दिया है। जी हां दोस्तों, पे लेवल मर्ज करने की बात कही है, अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। प्रस्ताव के अनुसार वर्तमान पे स्केल 2 और 3 को मिलाकर नया पे स्केल 2 बनाया जाए। इसी प्रकार पे स्केल 4 और 5 को मर्ज कर नया पे स्केल 3 बनाने का सुझाव किया है, यानी जो पे लेवल है उनको आपस में मर्ज कर दिया जाए। अभी मैं आपको पूरी जानकारी आगे समझाऊंगा कि किस तरीके से पे लेवल मर्ज करने की बात कही है। वर्तमान पे लेवल 6 को संशोधित कर पे स्केल 4 में परिवर्तित करने का प्रस्ताव है, जबकि पे स्केल 7 और 8 को मिलाकर नया पे स्केल 5 बनाने की मांग रखी गई है। फिर दोस्तों क्या लिखा है, इसके साथ ही वर्तमान पे स्केल 9 और 10 को मर्ज कर नया पे स्केल 6 बनाने का प्रस्ताव भी दिया है। इन बदलावों का मकसद वेतन संरचना को सरल बनाना और अधिक से अधिक कर्मचारियों को इसका लाभ सुनिश्चित करना है। जी हां दोस्तों, पे लेवल को इसलिए मर्ज करने की बात करी है ताकि निचले लेवल के कर्मचारियों को और ऊंचे लेवल के अधिकारियों को फायदा मिल जाए जबरदस्त तरीके से, और साथ ही साथ जो असमानता है, जो मुश्किल है पे मैट्रिक्स, उसको सरल बनाना। इसके अलावा महिलाओं और पेंशन भोगियों के हितों का ख्याल रखते हुए भी कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव दिए हैं। ये सभी प्रस्ताव कर्मचारियों के हितों को मजबूत करने और उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से दिए हैं। जी हां दोस्तों, आजकल की महंगाई को देखते हुए या फिर आर्थिक स्थिति को उठाने के लिए ये प्रस्ताव रखे गए हैं सारे। अब दोस्तों मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से पे लेवल मर्ज करने की बात कही है, और फिर उसके आधार पर अगर हम फिटमेंट फैक्टर लगाएं जो इन्होंने लिखा है 3.83, तो उसके आधार पर आपकी किस तरीके से पे बढ़ेगी या फिर पेंशन बढ़ेगी। अब दोस्तों कुछ जानकारियां मैं आपको पे लेवल मर्ज के बारे में दूंगा। अब दोस्तों यहां पे देखिए, 8th पे कमीशन की बड़ी अपडेट। आज एनसीजेसीएम ने 8वें वेतन आयोग को 51 पन्नों का डिटेल मेमोरेंडम सौंप दिया है। जो दोस्तों पूरे 51 पेज है, लेकिन मैं आपको मेन पॉइंट समझाने वाला हूं, जिसमें मिनिमम बेसिक पे की डिमांड करी है 69,000, फिटमेंट फैक्टर की डिमांड करी है 3.83 की, एनुअल इंक्रीमेंट मांगा है 6% साल का, और जो एचआरए है, हाउस रेंट अलाउंस है, उसमें भी वृद्धि करने की मांग करी है, वो भी सिटी वाइज, जैसे कि एक्स सिटी के लिए 40%, वाई के लिए 35% और जेड के लिए 30%। दोस्तों अगर फिटमेंट फैक्टर 3.83 आपको दिया जाता है, तो जैसे अभी एक सिपाही की बेसिक है 20,463, तो 20,463 से बढ़कर हो जाएगी 78,000 के आसपास। तो दोस्तों क्या ये पॉसिबल है कि सरकार या फिर पे कमीशन आपको 3.83 फिटमेंट फैक्टर दे सकता है? क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से तो आपका फिटमेंट फैक्टर कम ही बनता है, लेकिन ये मांग रहे हैं 3.83। तो दोस्तों क्या ये पॉसिबल है? क्या सरकार आपको इतना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है? ये सोचने वाली बात होगी। बाकी आपका अपना विचार क्या है, आप जरा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब दोस्तों देखिए किस तरीके से उन्होंने टेबल बनाई है, किस तरीके से उन्होंने बताया कि पे लेवल को मर्ज करके
आपकी पे बढ़ाई जाए 8 सीपीसी में फिटनेस फैक्टर के आधार पे। अब दोस्तों यहां पे देखिए, अब इन्होंने क्या डिमांड करी है, पे लेवल 1 18,000 से 56,900। जी हाँ दोस्तों, जो पे लेवल 1 है उसको मर्ज नहीं करा जाए, जो एज इट इज है पे लेवल 7 सीपीसी का वो उतना ही रहे पे लेवल 1। लेकिन जो डिमांड करी है वो करी है पे लेवल 2 से, कि 2 से आगे के लेवल को मर्ज किया जाए और पे में लगाया जाए फिटनेस फैक्टर 3.83। अब दोस्तों यहां पे देखिए, जैसे किसी की बेसिक है 18,000 7 सीपीसी की, अगर 18,000 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.83 से तो दोस्तों पे बन जाएगी 8 सीपीसी की 69,000 बन जाएगी। तो यही डिमांड करी है। फिर डिमांड करी है कि पे लेवल 2 को मर्ज कर दिया जाए पे लेवल 3 से, जैसे कि 7 सीपीसी की बेसिक है पे लेवल 3 की 21,700 से या फिर 6900। तो दोस्तों अगर 2 को मर्ज कर दिया जाए पे लेवल 3 से और फिटनेस फैक्टर लगाया जाए 21,700 में, तो दोस्तों ये पे बन जाएगी, कितनी बन जाएगी, 83,200। 8 सीपीसी की बात कर रहा हूं। ऐसे दोस्तों पे लेवल 4 को मर्ज करने की बात करी है पे लेवल 5 में, जैसे कि एक नायक का पे लेवल है 4, तो उनको हवलदार के पे लेवल के समान माना जाए 8 सीपीसी में, यानी हवलदार का बेनिफिट दिया जाए एक नायक को। जैसे कि दोस्तों, जैसे इनका पे स्केल है 29,200 से 92,300। अगर 29,200 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फिटनेस फैक्टर 3.83 से तो पे बन जाएगी 1,12,000। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी पे बन जाएगी। तो यही डिमांड करी है। फिर दोस्तों अगर मैं बात करूं कि पे लेवल 5 को मर्ज कर दिया जाए पे लेवल 6 में, यानी कि हवलदार को नायब सूबेदार बना दिया जाए, हवलदार की पेंशन ना देकर नायब सूबेदार की पेंशन दी जाए, तो दोस्तों यहां पे फिर कैसे होगा, जैसे कि बेसिक है पे स्केल की 35,400 से 1,12,400, तो 35,400 को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.83 से तो दोस्तों 8 सीपीसी की नई बेसिक बन जाएगी 1,35,700। तो ये डिमांड करी है। ऐसे दोस्तों पे लेवल 7 को मर्ज किया जाए पे लेवल 8 से, अगर 47,600 है, अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे फिटनेस फैक्टर के साथ तो दोस्तों ये हो जाएगी 1,82,500। फिर ऐसे दोस्तों पे लेवल 9 को पे लेवल 10 के साथ मर्ज कर दिया जाए, अगर 56,100 है तो बेसिक हो जाएगी 8 सीपीसी में 2,15,100। यानी जो भी आप बेसिक पे ले रहे हैं या फिर बेसिक पेंशन ले रहे हैं, आप उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए 3.83 फिटनेस फैक्टर के साथ, और जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी 8 सीपीसी की या तो पेंशन होगी या फिर पे होगी। इस तरीके से दोस्तों इन्होंने बताया। फिर क्या बताया दोस्तों, एग्जिस्टिंग लेवल 11 से लेकर लेवल 17 तक फिटनेस फैक्टर 3.83 का उपयोग करके पे स्केल को 7 से लेकर 13 के रूप में फिर से अंकित या फिर पुनः घटित किया जा सकता है। जो दोस्तों जो आगे के लेवल हैं, अधिकारियों को जो लेवल है लेवल 11 से लेकर लेवल 17 तक, उसमें फिटनेस फैक्टर 3.83 का उपयोग करके पे स्केल को फिर से 7 से 13 के रूप में फिर से पुनः घटित किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इन्होंने सुझाव दिया है। फिर क्या लिखा है, सालाना वेतन वृद्धि जो एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाता है, प्रस्तावित वेतन में वार्षिक वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट को 6% रखने का सुझाव दिया है। जो 3% आपको दिया जाता है कर्मचारियों को, वो 6% दिया जाए एनुअल इंक्रीमेंट। फिर फिटनेस फैक्टर की डिमांड करी है कि 3.83 का फिटनेस फैक्टर दिया जाए जो मौजूदा मूल वेतन को बढ़ाने का कारक है। तो फिटनेस फैक्टर 3.83 मांगा है। फिर वेतन समानता, दस्तावेज में यह कहा गया है कि न्यूनतम और अधिकतम वेतन के बीच का अनुपात 1:12 से अधिक नहीं होना चाहिए। जी हां दोस्तों, जो रेशो है 1:12 का, इससे अधिक नहीं होना चाहिए न्यूनतम और वेतन के बीच के अनुपात का, ताकि असमानता को खत्म किया जा सके और समानता लाई जा सके। तो दोस्तों 1:12 का जो अनुपात है, रेशो है, उससे अधिक नहीं होना चाहिए न्यूनतम और अधिकतम वेतन का अनुपात। फिर दोस्तों इसका उद्देश्य है कि आय की असमानता को कम करना, जैसा मैंने आपको बताया, और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। फिर उच्च स्तर लेवल 11 से और 17 को वेतन पैमाना 7 से 13 के रूप में पुनः गठित करने का सुझाव दिया। यानी जो पे लेवल 11 से लेकर 17 है, उनका जो वेतन पैमाना है उसको 7 से 13 के रूप में, पे लेवल 7 से 13 के रूप में पुनः गठित करने का सुझाव दिया है। अब दोस्तों ये प्रस्ताव सिर्फ एक प्रपोजल है,
सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से लागू की गई घोषणा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अभी सिर्फ एक ये प्रपोजल भेजा है, अभी सरकार की तरफ से कोई इस पे फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया है। तो दोस्तों आपने यहां पे देखा कि किस तरीके से पे लेवल मर्ज करने की बात करी है, किस तरीके से पे लेवल पे बेसिक पेंशन में 3.83 फिटमेंट फैक्टर लगाने की बात करी है कि अगर 3.83 मिल जाता है तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी 8 सीपीसी में। लेकिन दोस्तों मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं शिव गोपाल मिश्रा जी हमें दिन में सपने दिखा रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। हम रात में सपने देखते हैं सोते वक्त, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये दिन के सपने हमें दिखा रहे हैं, वो भी खुली आंखों से। क्या ये पॉसिबल है कि पे कमीशन और सरकार आपको 3.83 फिटमेंट फैक्टर दे? सरकार 2% तो डीएडीआर दे नहीं पा रही, अभी तक तो कोई घोषणा करी नहीं, और ये मांग रहे हैं 3.83। इससे पहले मांगा था शिव गोपाल मिश्रा जी ने 2.86। फिर इन्हीं का एक संगठन आया निकल के सामने, पोस्टल ऑर्गेनाइजेशन का, उन्होंने मांगा 3.25। फिर बीच में ये 3.0 भी मांग रहे थे। अब डायरेक्ट फाइनल प्रपोजल बना दिया 3.83 फिटमेंट फैक्टर का, वो भी इतना जबरदस्त फिटमेंट फैक्टर जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। क्या सरकार इतना फिटमेंट फैक्टर दे सकती है? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम खुली आंखों से दिन में सपने देख रहे हैं। जैसे हम रात में बोलते हैं ना कि चांद उतार लाएंगे, तारे उतार लाएंगे, अब ऐसा कहीं लग रहा है कि दिन में हमें चांद तारे देखने को ना मिल जाए। तो दोस्तों ये सबसे ज्यादा इन्होंने हाईएस्ट डिमांड कर दी है, सबसे ज्यादा हाईएस्ट डिमांड 3.83 फिटमेंट फैक्टर की, जो किसी कागज के तौर पे कहीं भी निकल के नहीं आ रही है। 3.83 फिटमेंट फैक्टर की डीएडीआर हमारा 60% है, जिसकी अभी तक कोई घोषणा नहीं करी। 60% डीएडीआर के रेट के हिसाब से फिटमेंट फैक्टर वो भी 3.83, ये एक सोचने वाला और चौंकाने वाला मेमोरेंडम हो सकता है। अब सरकार क्या इस पे एक्शन लेगी? वेतन आयोग क्या इस तरीके का फिटमेंट फैक्टर देगा? ये सोचने वाली बात होगी आगे। अब दोस्तों इस प्रपोजल में कोई भी गलती नहीं है, सब कुछ बढ़ा के दिया है। फैमिली यूनिट 5 की डिमांड करी है, जो एचआरए है हाउस रेंट अलाउंट उसको भी बढ़ाने की मांग करी है, जो सालाना इंक्रीमेंट है उसको भी बढ़ाने की मांग करी है। लेकिन सब कुछ फायदा ये हमारे लिए ही है, पेंशनर्स के लिए या फिर कर्मचारियों के लिए। अगर इतना सरकार दे दे, वेतन आयोग दे दे, तो दोस्तों फिर तो लॉटरी लग जाएगी पेंशनर की और कर्मचारियों की। फिर दोस्तों जो खर्चा 2 से 3 लाख करोड़ का 8 सीपीसी का आएगा बजट में, वो कहीं ना कहीं दोस्तों फिर वो 9 लाख करोड़ से ऊपर का पहुंच जाएगा। 9 लाख करोड़ या फिर 15 लाख करोड़ या फिर 15-20 लाख करोड़ के आसपास। अगर इस तरीके का प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है सरकार के जरिए या फिर वेतन आयोग के जरिए, मैं तो यही चाहता हूं कि यही प्रपोजल दे दिया जाए। अगर देना है तो फिर यही प्रपोजल दे दिया जाए, सबकी बल्ले बल्ले कर दिया जाए। लेकिन वो तो आगे आने वाला समय बताएगा क्या ये प्रपोजल एक्सेप्ट होता है नहीं होता। क्योंकि दोस्तों मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट लगता है, कहीं ना कहीं मुझे डाउट होता है कि इस तरीके का फिटमेंट फैक्टर पे कमीशन अप्रूव कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, सरकार एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। भले ये हमारी जेन्युइन डिमांड्स हैं कि ज्यादा दिया जाए, लेकिन क्या इतना ज्यादा मिलेगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। बाकी आप नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या इतना फिटमेंट फैक्टर आपको पे कमीशन देगा। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे तो मेजॉरिटी भी उसी के हिसाब से तय होगी। अगर आप मेरे से पूछे तो मुझे मुश्किल लगता है कि गवर्नमेंट या फिर पे कमीशन इतना ज्यादा फिटमेंट फैक्टर डिसाइड करेगी। मांग में कोई कमी नहीं है, मांगने को तो आप कुछ भी मांग लीजिए। अगला ड्राफ्ट बनाइए, उसमें आप 4 फिटमेंट फैक्टर मांग लीजिए, 5 फिटमेंट फैक्टर मांग लीजिए, मांगने में कुछ नहीं है। लेकिन देना तो सरकार को ही है, फाइनल सरकार को ही करना है, पे कमीशन को ही करना है। और जब पे कमीशन फाइनल करेगा तो वही हमें मंजूर करना पड़ेगा, चाहे वो 2 फिटमेंट फैक्टर हो या फिर 1.86 हो या फिर 1.92 हो। यह है सच्चाई, रियलिटी जो मैंने आपको समझाई है। बाकी आप समझदार हैं, सब कुछ जानते हैं, मुझे और बताने की जरूरत नहीं है। आप कमेंट में जरूर बताएगा क्या यह फिटमेंट फैक्टर आपको मिलेगा। मिल जाए तो फिर चमत्कार होगा, बल्ले बल्ले होगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप समझ के होंगे। प्रपोजल में कोई कमी नहीं है, हमारे फेवर की ही बात करी है महंगाई को देखते हुए कि महंगाई के हिसाब से इतना मिलना चाहिए। तो दोस्तों ये जानकारी मैंने आपको दी है, बाकी आप क्या समझते हैं कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों ऐसी कोई नई जानकारी आएगी तो मैं आपको जरूर दूंगा।
चैनल पे बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।